सही में भी चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, जो चीजें इनकरेक्ट हैं उनको करेक्ट करना चाहते हैं, तो सार्वजनिक मंचों से आप कहते रहिए। संचार क्रांति के इस दौर में सत्ता सुनती है और उसको फिर इम्प्लीमेंट कर देती है। ऐसे कई अनुभव इस दौर में हुए हैं, इसलिए ये सफर ज्यादा मुझे ताकतवर लगता है, बिना उसके कि मैं टिकट लेकर के किसी पार्टी का चला भी जाऊंगा, जीत भी जाऊंगा, तो मैं भी वहां जाकर के वही झूठ बोलूंगा जो सब बोल रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप अपनी रिसर्च करें, तथ्यों पे करें, बड़े विषय को सोचें, जिसमें इस सभ्यता के क्या क्या पड़ाव थे, क्या क्या हुआ, उसका सिर्फ सार्वजनिक मंचों से बोलेंगे तो आपको लगेगा कि आपको इतना दूर नहीं जाना था। ये 10 साल के सफर में 4-5 काम ऐसे हुए हैं जिसने ये भाव मजबूत कर दिया है कि सड़क पे खड़े होकर के सही भाषा, मर्यादित भाषा में बात कहेंगे तो सत्ता उसको सुनती है और अपने नफे नुकसान के हिसाब से कब उसे इम्प्लीमेंट करना है कर देती है। इसलिए यहां जब वंदे मातरम गाया गया तो मैं नोट कर लेता हूं। मैं मंच पे ऐसा नहीं है कि कहीं मेरा ध्यान कहीं और होता है। मुझे लगता है कि जो भी इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, कौन क्या कहता है, क्योंकि आप सब इसी माइक की तरफ देख करके सुनते हैं। जब वंदे मातरम गाया गया तो वंदे मातरम वही गाया गया जो संसद में 70 सालों से झूठ किया जा रहा है। और ये मेरी मांग नहीं है। वंदे मातरम के बारे में कुछ चीजें साफ कर देना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 जो एक झूठी डेट है भारत की आजादी की, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो विषय नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी की घोषणा होनी थी और उस समय के प्रधानमंत्री, 47 में कोई चुनाव तो हुआ नहीं था, लेकिन वो प्रधानमंत्री थे। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा, राजनीतिक तौर पे उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। उन्होंने सरदार पटेल से ये कहा कि कल 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी की घोषणा होगी, तो चाहता हूं कि संसद में वंदे मातरम गाया जाए। और ये बात उन्होंने एक ऐसे आदमी से कही जिसका उन्हें अंदाजा नहीं था। सरदार पटेल साहब ने वंदे मातरम गाने के लिए मुंबई की एक बहुत बड़े संगीतकार को संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय टेलीफोन की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। और कुल मिलाकर के उनके घर तक बात पहुंची और पता चला कि वो संगीतकार मुंबई में नहीं है, इस वक्त मद्रास में है। लेकिन रात के 2 बजे मद्रास से गृह मंत्री के यहाँ फोन आया कि गृह मंत्री आपसे बात करना चाहते थे। तो पूछा उन्होंने कि बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस संगीतकार को आप ढूंढ रहे थे, मैं उन्हीं के घर से मैं बोल रहा हूँ, और आप शायद इस दौर की पीढ़ी भी नहीं जानती होगी, हमारे दौर के लोग भी नहीं जानते होंगे। जब हम अपने रियल हीरो को नहीं पहचानते तो बौने आपके हीरो हो जाते हैं। उस संगीतकार का नाम है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर से रात के 2 बजे सरदार पटेल साहब की बात हुई और सरदार पटेल ने सिर्फ उनसे इतना ही कहा कि मैं चाहता हूं कल जब भारत की आजादी की घोषणा हो तो संसद में आपको वंदे मातरम गाना है। अपने पूर्वजों के, जिनके पास 2 कपड़े भी शायद नहीं होंगे, लेकिन क्या ताकत थी। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने देश के उस ताकतवर गृह मंत्री सरदार पटेल से एक ही वाक्य कहा कि मैं आऊंगा, वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है
अब मैं आज के बौने नेताओं के बीच देखता हूं, अगर ये होता तो वो कहता कि एक मकान दिल्ली में, राज्यसभा की टिकट और बेटे को विदेश का जॉब दिलाओगे तभी आऊंगा। लेकिन पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने सरदार पटेल से कहा कि मेरी एक शर्त है। सरदार पटेल ने कहा बताइए। बोले मैं संसद में आऊंगा, इस विभाजित भारत में मैं विभाजित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। क्योंकि आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वंदे मातरम को लेकर के 1937 में कांग्रेस के महान नेताओं में कुछ ऐसे भी थे जो कांग्रेस में थे, लेकिन इस्लाम उनके सर पे सवार था। और ये कहा गया कुछ मुसलमान लीडरों ने कांग्रेस के कि हम पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्योंकि इस्लाम में ये फरमाया गया है कि सिवाय अल्लाह के आगे किसी के आगे सर नहीं झुकाना है। तो उस वक्त के जो भी नेता थे उन्होंने वंदे मातरम का आधा हिस्सा खत्म कर दिया और वंदे मातरम अधूरा गाया जाने लगा। मैं नहीं जानता था कि उस वक्त किसी कांग्रेसी ने कहा नहीं कि अगर अल्लाह के आगे गर्दन नहीं झुकाते थे तो अकबर और औरंगजेब के आगे 90 डिग्री सलाम करते थे, तब ध्यान नहीं था कि किसके आगे सर झुका रहे। लेकिन बोलबाला था और तब यह तय हुआ कि वंदे मातरम आधा गाया जाएगा। ओमकार नाथ ठाकुर ने वही शर्त रखी कि मैं आज़ाद भारत में आधा वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल ने कहा आपकी शर्त मंजूर है। रात में आर्मी का एक प्लेन गया, उनको लेके आया और सुबह जब वो शाम को भाषण दिया हमारे देश के पहले महान प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने इंग्लिश में इसलिए दिया कि भारत के लोग हिंदी नहीं जानते थे। अब वो यहाँ किसी को दे रहे थे या जहाँ सूरज संडे में निकलता है उनको दे रहे थे, ये वो जाने हैं। लेकिन पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने आज़ाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम राग में गाया। आज़ाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम गाया गया और दूसरे दिन ऑल इंडिया रेडियो से 10 बजे वही पूरा वंदे मातरम प्रसारित किया गया। मेरा प्रश्न यह है कि जब आज़ाद भारत की संसद में वंदे मातरम, और जब यह फैसला हुआ तो संसद में ना आरएसएस थी, न बजरंग दल था, न विश्व हिंदू परिषद था, कोई भी हिंदू संगठन दूर दूर तक नहीं था। 99% लोग कांग्रेस के ही थे। फिर वो वंदे मातरम आज तक उस संसद में अधूरा क्यों बचता है? इसलिए वंदे मातरम के बारे में एक मुहिम बहुत दिन से मैं चला रहा हूं और उसके पीछे मेरा यही कारण है कि हम उसे राष्ट्रगीत कहते हैं। वंदे मातरम और जनगण में जमीन आसमान का फर्क है। वंदे मातरम हमारी हजारों लाखों साल की सभ्यता की अभिव्यक्ति है। वंदे मातरम जनगण किसने लिखा, कैसे लिखा, और आज तक ये पता नहीं चल पा रहा कि वंदे मातरम में जब वो कहते हैं कि तुम हमारे भाग्य विधाता हो, तो कौन था भाग्य विधाता? भाग्य विधाता तो उस वक्त वही थे जिनकी मूर्ति इस देश के तथाकथित आजादी के बाद भी भारत के इंडिया गेट पे लगी हुई थी। ये देश दुनिया का पहला ऐसा देश है कि जिन्होंने आपको गुलाम बनाया, जिन्होंने आपकी संस्कृति को तहस नहस किया, हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी मूर्तियां लगाते हैं। जॉर्ज पंजम की मूर्ति इंडिया गेट पर एक लंबे समय तक लगी रही। बहुत विरोध होने के बाद वहां से हटी और उसके बाद दिल्ली के अंदर एक कोरोना पार्क है, वहां उनकी मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। इसी तरीके से तो मेरा कहना यह है कि आपने एक बदलाव देखा होगा, पता नहीं
वो अब रहे नहीं, लेकिन वो शहर का जिक्र आजकल पूरे देश में बड़ा गूंज रहा है। सका संवत की डेट पड़ा हुआ चेक उनका कंप्यूटर एक्सेप्ट करना चाहिए। अब वो हो गई, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, लोग उसको जानते नहीं हैं, लोगों को पता नहीं है, तो बात फिर वहीं जाके अटक जाती है। तो एक संस्था है जिसे औरंगाबाद कहते हैं, वो दिन दर्शिका के नाम से उस कैलेंडर को छापती है, बहुत सीमित साधनों में छापती है। मैं जब भी वो होते हैं तो मैं 150 कैलेंडर उनसे खरीदता हूँ और देश को बांटता हूँ। ये मुहिम चलेगी तो आपको पता चलेगा कि आप 1947 में पैदा नहीं हुए थे। ऐसे बहुत सारे काम हुए, और जब आप चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ हर बात को सुनने लगते हैं, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते, जिस पे देनी होती है उस पे नहीं देते, और उस पे देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। जब जब संसद का सत्र समाप्त होता है तो भारतीय परंपरा है कि वंदे मातरम बजाया जाता है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे नुक्ता कहाँ लगाना है और जेर कहाँ घटाना है मुझे बेहतर पता है। इसलिए मैं कोई बात बिना तथ्यों के, उन तथ्यों को 100 सोर्सेज से चेक किए बगैर मंच से नहीं कहता। और इसलिए नहीं कहता कि इसी सभा में कोई 15 साल का भी बच्चा बैठा होगा, उसको भी ये पूरी इजाजत देता हूं कि मंच से अगर मेरे मुंह से कोई झूठ निकला है, मैंने किसी बात को समग्रता में झूठ बताया है, तो मैं पूरा अधिकार है खड़े होकर कहना कि आपने ये पूरी बात गलत रखी है। वो मेरे जीवन का आखिरी भाषण होगा। ये कोई हीरो बनने के लिए, कुछ पाने के लिए यात्रा नहीं शुरू की गई है। इसलिए मैं 2-3 चीजें रख करके अपनी बात रखता हूं। इसी तरीके से एक झूठ, एक फरेब हुआ है, वो भी आपको नहीं पता। 1957 में 50 में सुना है मैंने, 26 नवंबर 1950 को संविधान बना। 51 में शायद देश का पहला चुनाव हुआ है। 57 में जब लोकसभा और राज्यसभा भी थी। इसलिए मैं कहता हूं कि उस दौर के पूर्वजों में, उस दौर के पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर आपका एजेंडा, भारतीय सनातनी सभ्यता के एजेंडे को जिन लोगों ने, जिनका नाम कहीं आता ही नहीं है, जिनकी न बरसी मनाई जाती है, न जन्मदिन मनाया जाता है, न पुण्यतिथि मनाई जाती है, लेकिन वो अज्ञात लोग हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को अपने समय में विपरीत स्थिति होने के बावजूद भी कितनी चीजें दे गए हैं। उनको सिर्फ आपको उठाना है और जोर जोर से चिल्लाए देना है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ये पानी बाहर रख लीजिए, नहीं लोग कहेंगे पानी पी पी के दे रहे हैं। 1957 में एक घटना घटी। वो घटना का जिक्र भी संसद से है, और ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जिस संस्था ने मुझे बुलाया है, मैं ये जानता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो एक अंग है। मेरी बात उनके माध्यम से जहां भी पहुंचे, उनकी जो ताकत हो वो उस ताकत का इस्तेमाल करें, और वो जो तमाम सारी चीजें जो सदनों में, संसद के अंदर सर्वसम्मति से पास हुई हैं और जिससे भारतीय सभ्यता जीवित होती है, ये बात उन तक भी पहुंचाए। 1952 में भारत की संसद के अंदर कुछ लोगों ने ये मांग रखी कि भाई कि संसद के अंदर भारत आजाद हो गया है, जैसा भी है उस आजादी पे अलग प्रश्न चिन्ह हो सकता है, वो विषय नहीं है मेरा, और अंग्रेज चले गए हैं, ज्यादातर तो चले गए थे, तो ये जो हमारा कैलेंडर है,
ये संडे मंडे से कैसे हो सकता है? ये तो संडे आया ही उसी दिन जिस दिन पूरे, जहां लंबे समय तक सूरज नहीं निकलता था, जिस दिन सूरज निकल जाता तो उसी दिन वो संडे मनाते थे। उस पे काफी हंगामा हुआ। तो उन लोगों ने कहा कि भारत का जो कैलेंडर होना चाहिए वो सौर शका संवत से होना चाहिए। अब अंग्रेजी बोलने वाले जो कहते हैं, जो उनका कहना मेरा कहना नहीं है, कि मैं कल्चरली मुसलमान अपने आप को मानता हूं, बाय टेम्परामेंट आई एम ए इंग्लिशमैन, बाय एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू। लेकिन देश ये खोज रहा है कि ये एक्सीडेंट कहां हुआ था, अभी वो जगह नहीं मिली है। लेकिन वो दबाव में आ गए क्योंकि उस समय संसद में राष्ट्र को, राष्ट्र की परंपराओं को से चिंतित लोगों की गिनती ज्यादा थी, और गिनती कम हो या ज्यादा अपनी बात रख के गए, और आज के भारत के लोगों को वो मजबूत कर गए कि हम तो चले जाएंगे, अगर ये कुछ हो तो इन मांगों को उठाना। और जैसे जैसे इस तरफ आप बढ़ेंगे तो ये जो राष्ट्र की चेतना है, जिस राष्ट्र की हम चिंता कर रहे हैं, और ये समाज, जो बच्चे हैं आज के, शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि राष्ट्र क्या होता है, देश क्या होता है, आप उनको सही पर्सपेक्टिव में रखेंगे। तो जब हंगामा हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जैसा राजनीति में होता है कि जब भी कोई बड़ा हंगामा होता है तो उसको शांत करने के लिए फौरन एक कमेटी बना दी जाती है, और फिर वो कमेटी 100 साल तक काम करती है। पीढ़ियां निकल जाती हैं, कमेटी बनाने वाले नए आ जाते हैं और पता नहीं चलता, वो बहस करते हैं, आपे जाते जाते जेड तक चली जाती है कि पता नहीं होता। लेकिन आपके पूर्वज समझदार लोग थे, वो जानते थे, वो बाई एक्सीडेंट पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने जब हंगामा किया तो उस पर एक कमेटी बन गई, और आपको ताज्जुब होगा कि कमेटी जब बनी तो सोचिए कि क्या लोग थे भाई। मैं आज भी सोचता हूं कि हमारी जनरेशन जब उनको नहीं जानती तो मैं सोचता हूं कि शायद हमने अपने बच्चों को ये सब बातें नहीं बताई, नई नई कहानियां, नई नई चीज़ें तो बताई, लेकिन अगर हम ये भी बता देते तो उसका एहसास ये होता कि आपका बच्चा बाहर खड़े होकर के किसी भी आदमी के सवालों का जवाब देता तो लोगों को लगता कि तथ्यों पे बात कह रहा है। हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने मन का विचार बताया है। अपना विचार मत बताओ भाई, वो आम का अचार हो सकता है, उसको सच बताओ, एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बताओ। और जब आप इंफॉर्मेशन करेक्ट बताएंगे, उस बच्चे को पता है बटन कहां दबाना है। आप उसको नहीं इनको वोट दो, उनको वोट दो, ये मत हो। जिस सच, जिस सभ्यता के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सभ्यता क्या थी, उसे कनेक्ट करने के लिए सिर्फ उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दीजिए। हम 5-5 घंटे का ज्ञान न बताएं, क्योंकि वो बेचारा मैगी खाता है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट सुनेगा मुझे। ये जो हम लगे होते हैं, अत्याचार करने लगते हैं, ना आपको मजा आ रहा है, ना आप समझ पा रहे हो, लेकिन प्रवचन चले जा रहा है, चले जा रहा है। भाई शॉर्ट में बात करो। तो आप सोचिए कि कमेटी बनने का नाम आया तो उन्होंने तो कह दिया कमेटी बनाओ, लेकिन हमारे विद्वान लोगों ने जो संसद में थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी में कौन लोग थे, उनमें से किसी का कोई नाम नहीं जानता। वो रियल में ऐसे हीरो थे हमारे कि जिनका अगर हर जगह भी नाम लिया जाए तो मैं समझता हूं कब है। उस कमेटी के अंदर उस समय के फिजिक्स के जाने माने विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर मेघनाथ साहा, उस समिति में 6 सदस्य थे। प्रोफेसर ईसी बनर्जी, वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डॉक्टर AL दफ्तरी, श्री BC कलंदीकर जो संपादक थे केसरी पुणे के, श्री गोरख प्रसाद जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इलाहाबाद के, श्री प्रोफेसर RS वैद्य जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थे, श्री NC लहरी जो पंचांगकर्ता थे। इन लोगों की एक कमेटी बनाई। तो नेहरू जी ने समझा कि कमेटी अब खो जाएगी, मैंने बिजी कर दिया है, लेकिन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। वो रिपोर्ट के तहत
भारत के लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुई कि भारत सरकार का अगला कैलेंडर सका संवत से होगा। लेकिन छपा नहीं। अंग्रेजी डेट शुरू में जो सरकार के कैलेंडर छपते थे उसमें इंग्लिश डेट बड़ी होती थी और सका संवत छोटा सा लिखा जाता था। लेकिन महाराष्ट्र के एक बुजुर्ग ने इसकी मुहिम चलाई और जब हमको उनके बारे में पता चला तो हमने जितनी हमारी शक्ति थी उनके साथ जोड़ी और आखिर में फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब से हमने कहा कि ये संसद का पास किया कानून है, इसको किसी पार्टी का किसी दल का नहीं है, और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये आदेश जारी करे कि हिंदुस्तान के में जितने भी बैंक काम करते हैं वो बैंक सका संवत की डेट के लिखे हुए चेक को भी एक्सेप्ट करें, तो उन्होंने कागज मांगे तो जितनी रिसर्च हमारे पास सीमित साधनों में हो सकती थी सब हमने दे दी। वहाँ रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस देश के तमाम बैंकों को ये नोटिफाई किया है